नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का आज हम पाठ 2 शुरू करने वाले हैं और इस पाठ का नाम है दादी माँ। और इस पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही इस पाठ के लेखक हैं। चलिए अब हम सबसे पहले शिव प्रसाद सिंह का जीवन परिचय जान लेते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं इनका। तो शिव प्रसाद सिंह है, इनका जन्म कहाँ होता है, इन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में, तो ये संक्षिप्त परिचय आज हम देखते हैं। चलिए देखिए लेखक परिचय। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को जलालपुर बनारस उत्तर प्रदेश के जमींदार परिवार में हुआ। अर्थात एक जमींदार के बेटे थे ये। और 19 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश के बनारस के जलालपुर गांव में इनका जन्म होता है। शिव प्रसाद सिंह हिंदी के एक विद्वान साहित्यकार थे जिनकी बौद्धिकता अर्थात बुद्धि, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। हिंदी साहित्य में एक आंदोलन सा उत्पन्न कर दिया इन्होंने। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना जैसी लगभग सभी गद्य विधाओं में रचनाएं की है। और शिव प्रसाद सिंह का निधन 28 सितंबर 1998 को हुआ। शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, नन्हों, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और सैलूस, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनको मिला पुरस्कार इस प्रकार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में इनको मिलता है। तो ये था इनका जीवन परिचय। और अब हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। हमारे पाठ का नाम है दादी माँ। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। इस पाठ में लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसी थी। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो लेखक कहता है कि ये मनुष्य की कमजोरी ही होती है, हमारी कमजोरी ही है कि, पर वास्तव में सच भी है कि थोड़ी सी कठिनाई आ जाए, थोड़ी सी समस्या आ जाए तो बीसों गर्मी, बरसात, सर्दी और वसंत देखने के बाद भी, यानी कई अनुभवी होने के बाद भी, जीवन के कई वर्ष बिता देने के बाद भी, 20 वर्ष 20 गर्मी बिता दी, 20 बसंत बिता दिए, लेकिन इतना अनुभवी होने के बाद भी हमेशा नहीं तो, सदा नहीं तो, प्रायः अर्थात कभी कभी मेरा मन अनमनासा हो जाता है, दुखी हो जाता है अपनी दादी माँ के बारे में सोचकर। जब मैं दुखी होता हूँ तो फिर मेरे जो हितैषी मित्र हैं, मेरे जो शुभ चिंतक मित्र हैं, वे मेरे मुंह पर यानी अर्थात सामने आकर तो मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, जो दुखी हो गया था ना, तो खुशी करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में सूचना देते हैं कि कुछ समय बाद में, महीने बाद में छुट्टी आने वाली है, तुम जाकर अपनी दादी की सार संभाल कर लेना। और पीठ पीछे मुझे जरा सी समस्या से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सामने तो मुझे प्रसन्न करने के लिए मुझे छुट्टियों की सूचना देते हैं कि 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में, 15 दिन बाद में छुट्टियां आ रही है, तुम दुखी मत हो, घर जाकर दादी माँ को संभाल लेना। लेकिन मेरे पीठ पीछे क्या करते हैं, मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे कहते हैं कमजोर आदमी है, छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है। लेकिन मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। तो फिर लेखक सोचता है कि अरे यार, ये जो मेरे दोस्त हैं ये ऐसे ऐसे कहते हैं मेरे पीठ पीछे, तो लेकिन क्या करें, उनके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं। और वैसे भी सोचने से होता क्या है, सोचने से होता कुछ नहीं है, तो फिर सोचो ही क्यों। लेकिन बरबस जबरदस्ती अचानक ही मेरे आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल,
किसी की धुंधली सी छाया नाच उठती है। लेखक कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, बैठता हूँ, तो फिर अचानक ही मेरी आंखों के सामने शीत ऋतु की किरणों के समान, शीत ऋतु में जो सूरज की किरणें होती है वो शीतल होती है, अच्छी लगने वाली होती है और ज्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने एक धुंधली सी स्वच्छ और शीतल छाया नाच उठती है। ये किसकी छाया है? इनकी दादी की छाया। अर्थात दादी की छवि एकदम इनके सामने आ जाती है। लेकिन वो कैसी होती है? शीत ऋतु में सूर्य की किरणों के समान, अच्छी लगने वाली, शीतल और कुछ पल टिकने वाली, ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं है। कुछ समय दादी की छवि इनके सामने आती है और फिर गायब हो जाती है। तो लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि दादी माँ किस प्रकार मुझे याद आती है और किस प्रकार से मैं दादी माँ के बारे में सोचता रहता हूँ। फिर कहते हैं, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, आश्विन माह के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। देखिए, लेखक कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो आश्विन का महीना है, आश्विन का महीना चालू हो गया है। और ये कब होता है? जब बरसात का समय निकल गया होता है, बरसात बरस चुकी होती है, उसके बाद में चारों ओर पानी ही पानी फैल रहा है और आश्विन के महीने में बरसात होती नहीं है और बादल कोरे गरजते हैं। तो क्वार के बादल भी कहे जाते हैं, यानी कोरे गरजने वाले। तो क्वार का महीना आ चुका है, आश्विन का महीना आ चुका है। जो हिंदी महीने होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसमें एक क्वार का महीना भी, आश्विन का महीना भी होता है। तो आश्विन का महीना आ चुका है। गांव के चारों ओर पानी ही पानी भरा है और दूर के सिवान से बहकर आए हुए, दूर के राज्य से, किसी दूसरे राज्य की सीमा से, अब नदी है, पानी तो बहकर आता ही है, तो उस पानी के साथ में मोथा और साई की अधगली घासें, कुछ घास बहकर आ रही है, कचरा बह के आता है, बन प्याज और घेवर की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज जो बहकर आए हैं। अब क्वार के महीने में बरसात का समय निकल चुका है तो सूरज की गर्मी भी बढ़ जाती है। तो सूरज की गर्मी से खोलते हुए पानी में, अर्थात गर्म होते हुए पानी में, ये जो घासें बहकर आई है, जड़ें बहकर आई है, कुछ वनस्पति के बीज बहकर आए हैं, ये सड़कर एक विचित्र प्रकार की गंध छोड़ रहे हैं। कुछ बदबू सी आती है, अनोखी बदबू सी आती है। तो ये जो आश्विन महीने का यहाँ वर्णन किया है, आश्विन महीने में होता क्या है? बरसात का समय निकल चुका है और मौसम साफ है, सूरज की गर्मी बढ़ने लगी है। और फिर कहते हैं कि जब बरसात के महीने में रास्ते में कीचड़ सूख गया है, जो रास्ते में कीचड़ जमा हो गया था वह सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों यानी तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आश्विन का महीना है तो जो बरसात में कीचड़ हो गया था वह कीचड़ भी सूख चुका है और गांव के तालाबों में पानी भी भर चुका है। और जो पानी भरा है तो पानी की जो तालाब है उसकी किनारों किनारों पे झाग जमा हुआ होता है। लेकिन उस तालाब में गांव के बच्चे धमाके के साथ में कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, उस पानी में नहा रहे हैं। और फिर कहते हैं अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। ये जो इनकी ध्यान में आ रहा है ये मौसम है आश्विन का, जो बरसात निकल गई, लड़के गाँव में जाकर वो तालाबों में जाकर नहा रहे हैं, तो ये इस मौसम का वर्णन किया गया है। अब देखिए आगे लेखक लिखते हैं कि आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। देखिए आषाढ़ के महीने में, अब ये गर्मी के दिन आ गए, जून जुलाई के दिन, बरसात शुरू होने का समय है और इस समय में आषाढ़ के महीने में आम और जामुन आते हैं। लेकिन इस आम और जामुन आते हुए भी अगर हमें ना मिले तो कोई दुख नहीं है। आषाढ़ का महीना आम और जामुन की फसल का समय है और उसमें हमें खाने को न मिले कोई चिंता नहीं। अगहन यानी मार्गशीर्ष के महीने में चिवड़ा और गुड़, चिवड़ा खाने के पदार्थ है और गुड़ भी नहीं मिले तो मार्गशीर्ष में चिवड़ा होता है
और वो भी अगर हमें न मिले, खाना खाने के लिए न मिले तो कोई दुख की बात नहीं। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो भी कोई अफसोस नहीं। लाई कहते हैं धान और बाजरे के साथ में को सुखाकर फिर कूटकर इनका बनाया गया खाद्य पदार्थ जो गुड़ के साथ खाया जाता है। तो लाई के साथ में गुड़ की पट्टी न मिले तो भी कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन क्वार के दिनों में, आश्विन महीने के दिनों में जब तालाब भर चुके हैं, चारों ओर पानी पानी है, तो इस तालाब में झाग, जो किनारों पे झाग जमी हुई है और पानी इधर उधर हिलोरे ले रहा है, इस पानी में अगर नहाए नहीं, कूदे नहीं, इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदे नहीं तो बड़ा बुरा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता है। चाहे सारी चीज़ें खाने को न मिले, आषाढ़ में आम की फसल आई हमें खाने को नहीं मिली है, चैत के महीने में गुड़ आई है और ये लाई ये भी नहीं मिले गुड़ के साथ में तो भी हमें कोई दुख नहीं। लेकिन आश्विन का महीना आया और तालाबों में पानी भरा हुआ है और उस तालाब में कूदने के लिए घर वाले जाने से मना कर दे या उसमें कूदे नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बड़ा बुरा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता है। चाहे सब चीज़ें न मिले लेकिन आश्विन के महीने में तालाब में तो नहाना ही नहाना है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना यानी बच्चे को प्रिय वस्तु न मिलने पर फिर अंदर से जो तड़प होती है, बच्चा ऐसे अनमना सा हो जाता है, रोना रोना सा हो जाता है, वो होता है हुड़कना। तो मैं भीतर से हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात के 12 बजे के बाद में। देखिए अब मैं भीतर हुड़क रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जब ये बचपन की बात है, बच्चा था, अब नहाने के लिए मिला नहीं तो, लेकिन अब ये सबसे प्रिय था कि मैं जाऊं और नहाऊं। तो 1-2 दिन ही नहा सके थे, 1-2 दिन ही उस तालाब में कूद सके थे और फिर बीमार हो गए। अब फिर जाना बंद हो गया, तालाब में कूदना बंद हो गया। तो अब अंदर से बड़ी तड़प हो रही थी कि मैं जाऊं और कूदूं, ये बीमारी को छोड़ो, लेकिन मैं जाऊं और तालाब में कूदूं, लेकिन नहीं कूद पाए। तो हल्की हल्की बुखार न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। लेखक कहते हैं कि मुझे ये जो हल्की हल्की बुखार होती है, सर्दी जुकाम हो गया, हल्की हल्की बुखार है, थोड़ा थोड़ा ज्वर है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी बुखार है, सर में थोड़ा थोड़ा दर्द है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हो तो सहन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द है और फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, हल्की सी बुखार है, लेकिन खाने के लिए दिन भर नींबू खिलाओ, नींबू की शिकंजी पिलाओ, साबूदाने की खिचड़ी खिलाओ, क्या होती है, खातिरदारी होती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मुझे हल्की सी बुखार हो जाए ना तो फिर देखो घर वाले कैसी सेवा करते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है, हल्की बुखार आती रहे मुझे और घर वाले सेवा करते रहे। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी, हल्की बुखार नहीं थी इस बार। ज्वर चढ़ा, बुखार आई, चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, लेकिन ठंड लगती सो लगती ही। ठंड तो कम ही नहीं हो रही है, 2-2 रजाई ओढ़ ली लेकिन ठंड कम नहीं हुई। और बुखार उतरा तो रात को 12 बजे के बाद में, रात को 12 बजे तक मैं बीमार ही था, बुखार मुझे बहुत तेज हो गया, लेकिन हल्की बुखार अच्छी लगती थी, यह तो बुखार ही कुछ ज़्यादा हो गई। तो लेखक 1-2 दिन ही नहा पाए और बीमार हो गए। तो फिर उनके मन में बड़ी तड़प थी कि मैं इस पानी में नहा नहीं पाया, इसमें कूद नहीं पाया। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों से के सिरों से सद्दे टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक कहते हैं कि मैं जब ज़बरदस्त बीमार हो गया, ज़्यादा बीमार हो गया, तो दिन भर चादर ओढ़कर सोया था, रजाई ओढ़कर सोया था। तो फिर दादी माँ आई और शायद वह भी उसी पानी में, झाग वाले पानी में, उसी तालाब में नहाकर आई होगी। और उसका शरीर कैसा है दादी का, पतला दुबला सा शरीर है, लेकिन स्नेह प्रेम से भरा हुआ शरीर है और सफ़ेद किनारीहीन धोती, सफ़ेद धोती पहने हुए हैं और सन से सफ़ेद बालों से
जो पानी टपक रहा है, नहाकर आई होगी तो कुछ लट्टियां हैं, उन लट्टियों से पानी टपक रहा है, पानी की बूंदें टपक रही है। तत्काल धीरे धीरे शीघ्र जो पानी की टप 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 बूंदें टपकती हुई दादी आई, और वो जो जल टपक रहा था वो बड़ा ठंडा था। आते ही उन्होंने सर और पेट छुआ, देखा अरे भैया कितनी बुखार हो रही है, पेट छुआ, इधर देखा है, छू छू कर देख रही है। और आंचल में यानी पल्लू में कुछ बांध कर लाई थी, वो विभूति बांध कर लाई, और वह किसी अदृश्य शक्तिधारी किसी देवता के वहाँ पर, जिसमें अदृश्य शक्ति होती है, उसके चबूतरे की मिट्टी लेकर आई और थोड़ी सी मुंह में डाली और माथे पर लगाई, और दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती हवा करती, और कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। अब बुखार है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तापमान शरीर का ज़्यादा है, हाथ को छू कर देखा, अरे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जलन हो रही है तगड़ी सी। तो वह कभी कभी पंखा जलती, हाथ पैर यहाँ माथे पर कपड़े से पट्टी रखती, और सर पर दालचीनी का लेप करती, और 20 बार छू छू कर, कभी यहाँ छू कर देख रही है, कभी यहाँ छू कर देख रही है, ज्वर का अनुमान करती है कि बुखार कितना हो रहा है। आती और छू छू कर देखती, बुखार कितना हो गया बेटे को, मेरे पोते को कितना बुखार हो गया है, बहुत जोरदार बुखार हो गया है। छू छू कर देखती, अनुमान लगाती कि हाँ कुछ 1 घंटे बाद फिर छू कर देखती, अच्छा थोड़ा कम हुआ है, फिर छू कर देखती, अरे यह तो बिल्कुल ही कम नहीं हुआ है। तो ऐसे बार बार छू छू कर देखती और बुखार का अनुमान लगाती, और बार बार कहती हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीतल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, अरे कोई तो बताओ, कोई बीमार के घर से सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी आती और बार बार कहती अरे भैया हांडी में पानी, अरे उसमें पीपल की छाल से उसमें गर्म किया कि नहीं किया, वो हांडी के पानी में पीपल की छाल डालकर गर्म किया कि नहीं किया, उस पानी को छौंका कि नहीं छौंका, खिचड़ी में मूंग की दाल तो एकदम मिल गई क्या, अरे कोई तो बताओ मुझे, कोई कर रहे हो क्या मेरे पोते के लिए, कोई क्या कर रहे हो भाई जल्दी बताओ, हैं कोई बीमार के घर से सीधे ही यहाँ मेरे घर इसे मिलने तो नहीं आ गया, यहाँ से आकर चला तो नहीं गया। ऐसे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर दादी घर वालों को सबको परेशान कर देती। इसके बाद में लिखते हैं कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जो गवई गांव है वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं, उनके 50 किस्म की दवाओं के नाम याद है, ये ले लो वो ले लो, ये कर लो वो कर लो। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, छू छू कर देखना, और उनको फिर अलग अलग दवाओं के नाम बताना और उनको बीमारियों के भी नाम बताना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद में लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गूगल धूप करती। देखिए दादी माँ जो थी बड़ी अनुभवी थी जीवन में, उसे गवई गांव के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, आयुर्वेदिक दवाओं के नाम याद थे, और गांव में अगर कोई बीमार भी हो जाता तो दादी माँ पहुँच जाती उनके पास और वही काम करती, हाथ छूकर देखती, माथा छूकर देखती, इधर देखती इधर देखती, अरे भैया इसको तो ये बुखार हो गया ये दवा दो, इसको तो ये बुखार हो गया ये दवा दो, और फिर ये भी कहती अरे इसे तो भूत लग गया है, इसकी नज़र उतारो, धूप दीप करो, इसे तो मलेरिया हो गया, इसे सरसाम हो गया, इसे निमोनिया हो गया, और बड़ी विश्वास के साथ सुनाती भैया इसे तो निमोनिया है, ऐसा तो निमोनिया में ही होता है, इसे तो ये दवा दो तो ठीक हो जाएगा। और जब महामारी होती गांव में या विषुचिका हैजा फैल जाता तो उन दिनों में रोज सवेरे जल्दी उठकर स्नान के बाद में लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार करती और गूगल धूप भी किया करती थी। जो दादी बड़ी अनुभवी थी, कई दवाओं के नाम याद थे। उसके बाद में लिखते हैं सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन अब क्या होता है, नौकर आता है पानी दे जाता है, मेष महाराज आते हैं और अपने हिसाब से पकाकर खिचड़ी और साबूदाने दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देकर चले जाते हैं, और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई से बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने में मुझे अब अच्छा नहीं लगता, जी नहीं होता ऐसा बुखार बुलाने में। लेखक कहते हैं कि जब सफाई तो कोई मेरी दादी से सीखे, इतनी सफाई रखती थी बड़ी ज़बरदस्त, दवा में देर होती या मिश्री शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ यानी खोली
तकिए की खोली, रजाई की खोली अगर बदले नहीं जाते बीमार व्यक्ति के लिए तो वे जैसे पागल हो जाती, सब घर सर पे उठा लेती, सबको परेशान कर देती। अरे चादर नहीं बदली, अरे इसकी खोली नहीं बदली, देखो वो शहद खत्म हो गया, वो मिश्री खत्म हो गई, लेकर नहीं आए कोई, तो घर सर पे उठा लेती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, ऐसा तो नहीं है कि अब बड़ा हो गया मैं बुखार आना ही बंद हो गई, बुखार तो अब भी आता है। लेकिन अब होता क्या है, उस समय देखो, उस समय दादी चारों तरफ घूमती है, फूलों के बिस्तर पे रखती, लेकिन बुखार तो अब भी आता है। और अब होता क्या है, अब दादी माँ नहीं है। अब क्या होता है, नौकर आता है, पानी का गिलास लेकर आ जाता, लो जी मालिक ये पानी पी लो। महेश महाराज रसोईया अपने हिसाब से खिचड़ी और साबूदाने पका कर दे जाते हैं, पूछते ही नहीं है, अपने हिसाब से पका लेते हैं। लेकिन उस समय तो दादी क्या क्या करती थी पोते के लिए। और अब डॉक्टर साहब आते हैं, नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन यानी मलेरिया की दवा मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, अब बुखार भी दूर हो जाते हैं। पर अब मुझे ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं होता। पहले तो मुझे अच्छी लगती थी बुखार, क्योंकि दादी माँ थी, घर वाले इतनी केयर करते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। अब दादी माँ कहाँ, अब तो दादी माँ की वो छवि आंखों के सामने घूम जाती है। अब दादी माँ नहीं है, तो अब तो मुझे डॉक्टर आते हैं, अब वो प्रेम नहीं है, केवल आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का पहला प्रश्न है लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और दूसरा प्रश्न है लेखक को पहले हल्की बुखार अच्छी लगती थी पर अब नहीं लगती, क्यों? कारण सहित उत्तर लिखिए। धन्यवाद।